हेलो, नमस्कार। जन विकास महासभा और सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस जूलॉजी के बायोकेमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। अभी हमसे कुछ एमएससी के बच्चों ने पूछा और उन्होंने ये पूछा कि डेवसन और डेनियली मॉडल में ये तो बताया गया था कि लिपिड की 2 लेयर होती है और प्रोटीन दोनों तरफ से इसे सैंडविच की तरह से ढके रखता है। बीच में कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के आने जाने के लिए रास्ता प्रदान करते हैं, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसे होता है इस पर डेवसन डेनियली ने उस समय डिटेल नहीं बताया था। पिछले कुछ सालों में इसके बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी मिली है, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म या इसे इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग भी कहते हैं। असल में सेल मेम्ब्रेन सिर्फ एक चार दीवारी या डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं है। इसमें इसके अलावा इसके बाहर के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से कुछ जरूरी मॉलिक्यूल्स को आने दिया जाता है, कुछ गैर जरूरी मॉलिक्यूल्स को नहीं आने दिया जाता है। इसी तरह से सेल के साइटोप्लाज्म में से बाहर जाने के लिए कुछ जो एसेंशियल मॉलिक्यूल्स है उनको तो रिटेन कर लिया जाता है, नॉन एसेंशियल मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने दिया जाता है। जो नॉन मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म से मेम्ब्रेन से होकर के बाहर जाते हैं, इसमें भी 2 बातें होती हैं। कभी कभी तो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है तो उसके रिमूवल को एक्सक्रीशन कहते हैं। कभी कभी जो है वो आवश्यक सब्सटेंसेज होते हैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स, तो उनके सिक्रीशन को सिक्रीशन कहते हैं। तो इसके लिए सेल मेम्ब्रेन में जो बीच की लिपिड की बाइलेयर है और उसके बीच बीच में जो प्रोटीन चैनल है, एक तो सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उसमें भी पानी है, तो इसके लिए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में भी पानी है, तो इसके लिए भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। इसके बाद लेकिन यदि सेल मेम्ब्रेन पूरा का पूरा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल रहेगा तो क्या होगा, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और वो स्टेबल नहीं रहेगा। हमें स्टेबल भी रखना है उसे, तो इसलिए नेचर ने ऐसा इंतजाम किया है कि इसमें बीच में जो प्रोटीन की 2 लेयर हैं, इसमें इनका ये वाला हिस्सा तो हाइड्रोफिलिक होता है, ये वाला हिस्सा भी हाइड्रोफिलिक होगा, ये प्रोटीन भी हाइड्रोफिलिक है, ये प्रोटीन भी हाइड्रोफिलिक है, लेकिन वहीं पर ये वाला जो हिस्सा बीच का है लिपिड का, ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये हाइड्रोफोबिक जो है स्टेबिलिटी प्रदान करता है सेल मेम्ब्रेन को। तो अब देखिए, एक तरफ तो बाहर से कुछ चीजें हैं जो मॉलिक्यूल्स के फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से होकर के अंदर आ जाती हैं, कुछ चीजें इससे होकर के सेल से होकर के फिर अंदर के कनेक्टिव टिश्यू के लेयर में या ब्लड वेसल्स के लेयर में आती हैं। कुछ चैनल प्रोटीन्स होते हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। चैनल प्रोटीन्स तो सीधे सीधे रास्ता बनाते हैं जिससे होकर के कुछ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जैसे 13 तरीके के एक्वापोरिन्स हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल को परमिट करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्रोटीन चैनल्स हैं जो कि अंदर आने वाले सब्सटेंसेस से थोड़ी देर के लिए बाइंड हो जाते हैं और फिर उनमें मॉलिकुलर या कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाता है। इसके द्वारा वो बाहर से चीज़ों को अंदर लाने या अंदर से चीज़ों को बाहर ले जाने का काम करते हैं। इसके अलावा सेल के मेम्ब्रेन से एंडोसाइटोसिस भी होता है, जिसमें दोनों बातें हैं। सॉलिड फूड पार्टिकल्स को अंदर लाने को फैगोसाइटोसिस कहते हैं और लिक्विड ड्रॉपलेट्स को अंदर लाने को पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। इसके लिए भी पिछले कुछ सालों में कई नई जानकारियाँ मिली हैं कि सेल कोट पे कुछ क्लैथरीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये क्लैथरीन मॉलिक्यूल्स ये जो वेसाइकिल बना इसके चारों तरफ एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं और फिर उसे ले जाकर के लाइसोसोम के पास रिलीज कर देंगे। फिर वो केज बनाने वाले क्लैथरीन मॉलिक्यूल्स वापस चले जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के पास। इसी तरीके से जरूरत पड़ने पे कुछ मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस के अंदर भी आते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आते हैं। कुछ सिक्रीटरी मॉलिक्यूल्स राइबोसोम के सरफेस पर
सिंथेसाइज होने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं, फिर गोल्गी बॉडी में आते हैं और वहाँ से होकर के सरफेस से होकर के बाहर भी चले जाते हैं। तो इस तरीके से कई प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं मॉलिक्यूल्स में, और इनकी जानकारी जो है इसके लिए दो किताबें बहुत अच्छी हैं, आपको मैं बता दूं। एक तो ये सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाई EDP डी रॉबर्टिस, ये सेल बायोलॉजी की एक ऐसी किताब है कि जो सारी दुनिया में पढ़ी जाती है और 17 भाषाओं में है ये। दूसरी एक और किताब है टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी बाई गाइटन एंड हॉल। तो इसमें भी ये चीज़ें बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म और इंटरसेलुलर ट्रैफिकिंग काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, और आप डिटेल जानकारी के लिए इन किताबों से संपर्क कर सकते हैं। अब आइए इसके आगे की बात करते हैं। तो 1951 में जो दिया हुआ डैवसन-डेनियली मॉडल है वो ओवर सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। उससे पहले वाली जानकारियों के आधार पर इसने एक सैंडविच मॉडल तो प्रस्तुत किया था और वो सही था, लेकिन ये ओवर सिंप्लीफिकेशन था और बहुत सी डिटेल्स को उस समय नहीं व्याख्या हो पाई थी। लेकिन जैसे बीच में लिपिड के लेयर होने से फायदा ये है कि लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस आसानी से होकर के सेल मेम्ब्रेन से होकर के आर पार जा सकती हैं। जैसे यदि ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, अल्कोहल है, ये चीज़ें आसानी से लिपिड बाइलेयर से होकर के पास हो जाती हैं। दूसरी बात, कुछ चैनल्स ऐसे हैं, ये चैनल इनमें से होकर के, वैसे वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिलिक है और लिपिड मॉलिक्यूल से बीच में से होकर के नहीं जा सकता, लेकिन ये जो प्रोटीन चैनल्स हैं ये इतने ऐसे हैं कि इनमें से होकर के वाटर मॉलिक्यूल्स आसानी से जा सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके साथ कोई बड़ा मॉलिक्यूल है तो नहीं जा सकता, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जा सकते हैं। तो इस तरीके के 13 टाइप के मॉलिक्यूल्स अब तक डिस्कवर किए गए हैं, जिनको एक्वापोरिन्स कहते हैं। ये एक्वापोर वाटर के लिए पोर हैं, इससे होकर के वाटर मॉलिक्यूल अंदर भी आ सकता है, अंदर से बाहर ही जा सकता है। और कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर सॉल्युबल हैं, तो इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ में वो भी आ जा सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद मेन बात आती है कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाने के लिए और न्यूक्लियस से फिर साइटोप्लाज्म में जाने के लिए पिछले कुछ सालों में ये पता चला कि जो न्यूक्लियस में दोहरी दीवार के बीच में एक न्यूक्लियर पोर होता है, और इस न्यूक्लियर पोर पे कई न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। बीच में सेल डिवीजन के कुछ स्टेजेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाता है, फिर दोबारा अपीयर होता है, लेकिन ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो रिटेन रहते हैं और वो मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में एक्टिव जिम्मेवारी संभालते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन से होकर के 5 तरीके के कम से कम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। सबसे पहला तो सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन आप जानते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो है इधर यदि हायर कंसंट्रेशन है, इधर लोअर कंसंट्रेशन है, तो इसमें से होकर के आर पार जा सकते हैं यदि वो लिपिड सॉल्युबल हैं तो। दूसरी तरफ इनके लिए डिफ्यूजन के लिए हमारे सेल मेम्ब्रेन में कहीं कहीं कुछ प्रोटीन चैनल्स भी पाए जाते हैं। इन प्रोटीन चैनल्स जैसे एक्वापोरिन्स हैं, जिससे होकर के कुछ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो जाता है। एक और चीज़ है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि फिर कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन चैनल एक बीच में जिस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है उससे बाइंड हो जाता है। उससे बाइंड होने के लिए उनके सरफेस पे एक्टिव साइट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी नहीं इन्वॉल्व है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये जो कैरियर प्रोटीन है ये हेल्प तो करते हैं, इनके सरफेस पर, इनर सरफेस पर एक्टिव साइट्स होते हैं जिससे वो मॉलिक्यूल्स बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने के बाद कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाता है, वो मॉलिक्यूल अंदर की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर लेते हैं, लेकिन इसमें एनर्जी नहीं इन्वॉल्व है और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही होता है। लेकिन उसके बाद दूसरी चीज़ होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें प्रोटीन चैनल्स तो होते हैं, एक्टिव साइट पे बाइंड होते हैं मॉलिक्यूल्स, और उसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है। या तो ADP फॉस्फेट में ब्रेक हो जाती है, एनर्जी लिबरेट करती है, और उस एनर्जी के कारण
उन प्रोटीन चैनल्स में मूवमेंट होता है, उन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो प्रकार का होता है, एक तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो सीधे सीधे हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स वाले एटीपी मॉलिक्यूल या जीटीपी या सीटीपी होंगे जो कि फॉस्फेट रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, और उनके साथ में जो मॉलिक्यूल्स उसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। एक सेकेंडरी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है, एक तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि एक तरफ तो कुछ मॉलिक्यूल्स का एटीपी के कारण, एनर्जी के कारण ट्रांसपोर्ट होगा, और उस ट्रांसपोर्ट के प्रभाव से फिर दूसरे किसी मॉलिक्यूल का बाहर से अंदर या अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट होता है, तो उसे काउंटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो इसमें अब आइए इनके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। कितने मिनट हो गया? पोटेशियम आयन के ट्रांसपोर्ट के लिए सेल मेम्ब्रेन में एक पोटेशियम चैनल पाया जाता है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से पता चला है कि इसके चैनल को बनाने में 4 लंबे लंबे पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 1 2 3 4, और इन 4 के कारण बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे सरफेस पे इसके एक पोर लूप होते हैं, और पोर लूप के बगल में अंदर की तरफ जो ये फिल्टर होते हैं, सेलेक्टिविटी फिल्टर, जो कि सीधे सीधे कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही आने देते हैं। तो ये पोटेशियम आयंस को आने देते हैं अंदर, और बाकी सोडियम आयन वगैरह को नहीं आने देते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ पोटेशियम आयन के ट्रांसपोर्ट के लिए एक चैनल पाया जाता है जो 100 गुना अधिक स्पीड से पोटेशियम आयंस का ट्रांसपोर्ट कर देता है। कभी कभी इन कैरियर प्रोटीन के साथ में कुछ गेट टाइप मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये गेट टाइप मॉलिक्यूल्स जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस से भी खुल सकते हैं, बंद हो सकते हैं, या कुछ केमिकल लाइगेंड्स के बाइंड होने से भी खुल सकते हैं या बंद हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए आप, सोडियम आयंस के ट्रांसपोर्ट के लिए वोल्टेज गेट, इनमें क्या है कि जो कैरियर प्रोटीन है उसमें एक किनारे पर जो मॉलिक्यूल है वो गेट की तरह से बंद किए हुए हैं, तो अब यहाँ पे आयंस का मूवमेंट नहीं हो सकता। लेकिन फिर इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के चेंज होने से ऐसा होता है कि ये गेट खुल जाता है। अब ये गेट ओपन हो जाने से सोडियम आयन इससे होकर के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह से पोटेशियम आयन इन साइड से बाहर की तरफ जाता है, तो इसके लिए भी एक अलग तरीके की कैरियर प्रोटीन है, इसमें भी गेट है। तो जब तक इसमें यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल रहता है, ये बंद रहता है, और अचानक थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाता है, तो ये गेट खुल जाता है, तो पोटेशियम आयन इससे होकर के बाहर चले जाते हैं। एक और चीज़ है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और नॉर्मल डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है। तो नॉर्मल डिफ्यूजन में तो सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन जब जितना बढ़ता रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में चूंकि फैसिलिटेशन के लिए एक अलग तरीके के कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक लेवल के बाद वो सैचुरेट हो जाते हैं, तो जो मैक्सिमम स्पीड हो जाती है वी मैक्स हो जाता है। तो वी मैक्स होने के बाद और स्पीड नहीं बढ़ती है। इसके बाद बाकी बातें आपको फिर अगले टर्न पे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।